हाय एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम दोबारा से डीएसएसबी के लिए क्वेश्चन करेंगे और ये सीरीज़ यूं ही चलती रहेगी। अगर आप पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि टीजीटी एसएसटी के लिए और जहां पे भी क्वेश्चन आते हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री के और पॉलिटी के, उन क्वेश्चन को आप देख सकते हो। एसएससी के स्टूडेंट हो, कोई भी वन डे एग्ज़ाम के जो जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, और ख़ास करके डीएसएसबी के एग्ज़ाम सोशल साइंस के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ऑथेंटिक हैं और यूपी आयोग ने, उत्तर प्रदेश सेवा चयन माध्यमिक सेवा परीक्षा चयन आयोग ने ये क्वेश्चन पूछे हैं विगत वर्षों में जो परीक्षाएं हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इस चैनल को सहयोग करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो पीवाईक्यू लिए हैं मैंने टीजीटी एसएसटी के, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा लिए गए हैं। और ये यूथ कंपटीशन की बुक है, तो काफ़ी स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन हैं। तो पीवाईक्यू करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय आगमन, अंग्रेज़ों का भारत में विस्तार। तो यहाँ से क्वेश्चन है 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था। तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे लागू किया था। और इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, सूर्यास्त बंदोबस्त भी। आगे है, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो ये था सूरत। कौन सा था फ्रेंड्स? सूरत। सूरत कहाँ पे? गुजरात में। और ये कब? 1613 में अंग्रेज़ों ने सूरत को व्यापारी केंद्र खोलने की अनुमति मुगल दरबार से प्राप्त की। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1784 में। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। कंपनी के सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिए गए। ठीक है, ध्यान रखना है। और भारत के गवर्नर की परिषद के सदस्य की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो अभी हमें मिलान है ये। तो भारत में पुर्तगाली व्यापार की शुरुआत 1503 में हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में सबसे लास्ट में आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। डच कहते हैं फ्रेंड्स नीदरलैंड की कंपनी को, और नीदरलैंड का दूसरा नाम हॉलैंड है। और 1616 में आई थी डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके पीछे ईस्ट इंडिया इसलिए लगता है क्योंकि हमारी जो लोकेशन है इंडिया की, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, बेसिक। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी कॉलम मिलान का है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा था? उत्तराधिकार अपहरण सिद्धांत का। तो इसमें, इस सिद्धांत में ये था कि जिसका भी अगर कोई बच्चा नहीं होता, जिस भी राजा का, तो वो उसके राज्य को हड़प लेंगे। जैसे झांसी को हड़प लिया इन्होंने। लॉर्ड रिपन ने क्या करा था? स्थानीय स्वायत्त शासन का। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन भी करा था इसने 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, ये ध्यान रखनी है हमें, 1829 में। बेंटिंग मतलब बैन करना, तो इस तरह से याद कर सकते हो। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासन हुआ? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन में। आपको बता दूं कि ये वही वॉरेन हेस्टिंग्स है जो भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और इसके अलावा इसने पोस्ट ऑफिस की इंडिया में स्थापना करी थी। 1774 में पहला पोस्ट ऑफिस बंगाल में इसी ने खोला। आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन हमारे डीएसएसबी में आएंगे वाले देखूंगा मैं सिर्फ, क्योंकि यूपी टीजीटी में कुछ अलग क्वेश्चन भी हैं बाहर के। सिपाही विद्रोह 1857 में प्रथम चिंगारी भड़की थी कहाँ पे? मेरठ में। तो फ्रेंड्स, ये सबको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में हुई थी सबसे पहले। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने, याद रखना है। और स्वामी विवेकानंद शिकागो भाषण इनका प्रमुख है। और रामकृष्ण परमहंस इनके क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। भारत में विभाजन देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन को मिलान करना है। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1940। इसका सही आंसर है 1942 क्रिप्स मिशन। गांधी जिन्ना वार्ता हुई थी 1944 में। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में।
ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। आगे चलते हैं। नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम क्या था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली। इनका सही आंसर है लियाकत अली खान। ठीक है, जो इंटर्म गवर्नमेंट थी उनकी कैबिनेट थी नेहरू जी की, और नेहरू ही प्रथम प्रधानमंत्री हमारे बने थे, और लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, जिनका पद बहुत दुरुपयोग किए गए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वक्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, एक ऐसे हमारे क्रांतिकारी जिनके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और एक पिक्चर भी है सुभाष द बॉस, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मोटिवेट करेगी आपको। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजा गोपालाचारी प्रथम गवर्नर जनरल थे, और इसके बाद इस गवर्नर जनरल के पद को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, बात ध्यान रखनी है हमें। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड दल ब्लॉक के संस्थापक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है हमें। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस का दमन किया जाता था इसमें। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूँगा, यह उद्घोषणा किसकी है? ये है लोकमान्य तिलक की। किसकी है? लोकमान्य तिलक की फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। सीमान खान, अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था खुदाई खिदमतगार। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीमान गांधी भी इनको कहते थे। किस जनसभा में करो या मरो का नारा दिया था? तो बम्बई की जनसभा में 1942 में, जब कौन सा? क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और डू और डाई, ये नारा फेमस हो गया था महात्मा गांधी जी का, जब उन्होंने अंतिम हथियार डू और डाई को अपनाया। अब इसको भी हमें सीक्वेंस में लेना है। तो सबसे पहले कौन सी घटना होती है? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन 1905 का। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद ये हुआ था स्टार्ट, 1906-07। भारत छोड़ो आंदोलन ये तो बाद में हुआ था। उसके बाद था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। फिर उसके बाद दांडी यात्रा, जिसको हम ब्लैक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और अंग्रेज़ों के द्वारा खिलाफ गांधी जी के द्वारा 1930 में। फिर उसके बाद होगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो घा खा का घा, ये सही सीक्वेंस है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का स्थापना 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थाई अध्यक्ष थे। बाद में राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट मेंबर बनाया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। आगे देखते हैं। खासी जनजाति का मूल निवास असम में है। ठीक है, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों किस भाग को कहते थे? मंडप को। अब हम आगे देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर है राज्य का कोई धर्म ना होना। ठीक है, सेकुलरिज्म की बात कर रहा है ये। ठीक है, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है? तो आर्टिकल 368 में। ठीक है, टोटल अनुच्छेद अभी वर्तमान में जो मूल संविधान में अनुच्छेद थे वो 395 थे, आज लगभग 400 से ज़्यादा हैं। ये बात ध्यान रखनी है हमें। तो इसका आंसर संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रक्रिया है। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? BN राव। ठीक है, बेनेगल नरसिम्हा राव बोलते हैं इनको, और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे ये। BN राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, और इस समिति पर संविधान को अंतिम रूप देने का उत्तरदायित्व था। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी मूल संविधान में, अब तो ये बढ़ गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? देखिए, भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1950 को, 1949 को। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से।
ठीक है, ये बात हमें ध्यान देनी है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद का प्रथम बैठक हुई थी, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, तो इसका बात ध्यान रखना है हमें। और पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। सच्चिदानंद सिन्हा मैंने बताया था इसकी अध्यक्षता की थी। और 11 दिसंबर को 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्व समिति से परमानेंट इसका हेड बना दिया गया था, ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया था। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करा और 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। तो 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए आपके। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व से क्वेश्चन है ये। राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, तो ये केटी शाह का कथन था, केटी शाह ने कहा है, ठीक है। क्योंकि जो डीपीएसपी है ना, वो हमारे संविधान में क्या है, वो हमारे जो कोर्ट में हम उसको नहीं करते हैं, कर सकते, क्या नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, जबकि मौलिक अधिकार को हम चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये राज्य पर निर्भर करता है कि वो हमारे लिए इसको लागू कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये 36 से लेके 51A तक है ये। संकटकालीन स्थिति में नागरिक के मौलिक अधिकार हैं 3, कितने स्थगित किए जा सकते हैं, इसका आंसर है स्थगित, ठीक है। हमारे मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, लेकिन जीवन की स्वतंत्रता को नहीं किया जा सकता। ये लिखा है ना, किसी भी दशा में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप बहुत ध्यान से मेरी वीडियो देख रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो नीति डीपीएसपी आयरलैंड से लिए, सोवियत रूस से हमने क्या लिए, मौलिक कर्तव्य, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, और ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली जो भारत में है। किस संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और 1976 में हुई थी। कुल वर्तमान में कुल कितने हैं मूल कर्तव्य? 11 हैं, ठीक है, बात ध्यान रखनी है हमें। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो पहले जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो हमारा फंडामेंटल राइट था। अब इसको हटाकर क्या कर दिया हमने, फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया है। और ये क्या है, मौलिक, अब हमारा कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, अब ये कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 44 में ये है, ठीक है, हाँ सही बात है। और 1978 में करा गया था ये, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पूर्ण हो गया 1978 में। और कौन सा संविधान का 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो आप, एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लो इसको। संघ की शासन व्यवस्था किस भाषा में, संघ की शासन व्यवस्था और भाषा, तो यहाँ से क्वेश्चन है आप, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 26 निश्चित की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की यूपीएससी की बात कर रहा है, तो जो उसका वो सदस्य है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है हमें। योजना आयोग, जिसको हम नीति आयोग कहते हैं, और प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। और जैसे ही मोदी जी की गवर्नमेंट आई ना फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2015 को इन्होंने इसको नीति आयोग कर दिया योजना। ये नीति आयोग जो है ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नीति आयोग, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये हैं सरदार पटेल, ठीक है। और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने भारत का एकीकरण करा था। देश की आज़ादी के बाद जो प्रिंसली स्टेट थे, रजवाड़े थे, देसी राज, उनको भारत में मिलाया था। जैसे कौन कौन से? निज़ाम हैदराबाद, जूनागढ़ रियासत गुजरात, इसके अलावा आपकी भोपाल रियासत। तो टोटल इन्होंने कम से कम 500 से ज़्यादा रियासतों को भारत में मिलाया था। तो इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। संसद की किसी सदन की बैठक के लिए जो मिनिमम कोरम है वो कितना है? 1/10 है। तो ये बात ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और अनुच्छेद 100 के 3 में ये बात लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश से लिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है हमने। कहाँ से? यूएसए से लिया है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और 12 सदस्य, इसमें कितने राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को, जो कि अलग अलग क्षेत्र
ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान, खेल से आते हैं, ठीक है। और बाकियों को हम क्या करते हैं, अलग अलग राज्यों से चुनते हैं। तो मैं जैसे दिल्ली से हूँ तो दिल्ली से शायद 1 या 3 सीटें राज्यसभा की। संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। जो संघीय कार्यपालिका है, यूनियन लेजिस्लेचर की बात कर रहा है, लेजिस्लेटर। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूटिव। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं, तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, ठीक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। और अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में भारत के उपराष्ट्रपति नए बने हैं, तो आप उनका कमेंट में नाम कर दीजिए कि वो कौन है हमारे और कौन से नंबर के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखता हूँ मैं फ्रेंड्स आप मेरे इसका सही जवाब देते हो या नहीं देते। तो अनुच्छेद 66 में इसके बारे में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का किस प्रकार से निर्वाचन होगा। इसका आंसर जरूर दें फ्रेंड्स कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं और कौन सी पार्टी से हैं, वो एनडीए से हैं या यूपीए से हैं। भारत संविधान में राष्ट्रपति की कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है, तो राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन, 2 प्रकार। इसका सही आंसर है 3, ठीक है। राष्ट्रपति को कितने प्रकार की शक्तियाँ, ठीक है, तो 3 प्रकार की आपातकाल है, 300 अनुच्छेद 352, 356, 360। ये वाला तो कौन सा वाला है, युद्ध बाह्य आक्रमण, जिसको हम नेशनल वाला कहते हैं। और ये 356 संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यों में लगता है ये, ठीक है। और अनुच्छेद 360 द्वितीय आपातकाल, सबसे ज़्यादा कौन सा वाला लगा अभी तक भारत में, 356 ज़्यादातर लगता है ना राज्यों में संवैधानिक तंत्र के, ये तो लगता रहता है अनुच्छेद 356 वाला, जैसा भी मणिपुर में लगा हुआ है शायद ये। और 360 आज तक एक भी बार नहीं लगा है। और 360 नेशनल इमरजेंसी लगी है आपके, 352 वाली लगी है इंदिरा गांधी के समय, जून में उन्होंने, शायद 24 जून था या 12 जून था, 1975 में ये नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, जो 1977 तक चला था। पंचायती राज निकाय से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया है, तो इसका सही आंसर है सन 1952 में, सन 1952 में पंचायती राज का सामुदायिक कार्यक्रम का। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1992 में करा गया था ये 73वां संविधान संशोधन। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स बहुत ही। और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्तियाँ प्रदान की गई है। देखिए हमारे इंडिया में 3 तरह का टायर है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज के अंतर्गत आता है। और अगर हम राज्यों की बात करें तो वहाँ पे नगरीय शासन होता है, ठीक है। राजनीतिक दल और दबाव समूह से क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। इसका सही आंसर है 4, ठीक है। उनको 4 राज्यों में, जिसने राज्यसभा लोकसभा में असाधारण निर्वाचन में कुल पड़े वैध मतों का 4%, कितना 4% प्राप्त किया हो। यदि कोई दल 4 राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदान की जाएगी। उस दल को भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। लोकपाल लोकायुक्त से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। लोकपाल विधेयक अपने देश में कब प्रस्तुत किया गया, तो इसका सही आंसर है 1968 में। कब? 1968 में। तो सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर 4थी लोकसभा 1969 ने इसे पारित भी किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है, तो सही है पंचायती राज की स्थापना से, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्योंकि जो शक्ति का बंटवारा हो गया ना, हमने लोकल गवर्नमेंट के साथ भी करा हमने इसमें शक्ति का बंटवारा। तो विकेंद्रीकरण की परिभाषा होती है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण कर देना, राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शक्ति को लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या करना, बांटना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे देख लें तो अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली संविधान सर्वाधिक उपयुक्त है, तो द्विदलीय प्रणाली। कौन सी? द्विदलीय। जैसे अमेरिका में है, 2 दल है वहाँ पे, एक लेबर पार्टी है और एक कौन सी है वहाँ पे, एक दूसरी पार्टी डेमोक्रेटिक या क्या नाम है, ठीक है। ब्रिटेन में 2 दल हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहे मुझे नाम। एक तो लेबर पार्टी है शायद वहाँ पे,
अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मुझे पता तो था लेकिन अभी याद नहीं। एक रिपब्लिकन पार्टी है शायद वहाँ पे। जनवादी आंदोलन, अब आगे देखते हैं। संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम अब तक की समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस वेंकट चल्लैया। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है, तो वह लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, अंडमान निकोबार आइलैंड की पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा क्या है? यूनियन टेरिटरी भी है, यूटी भी है। लद्दाख सबसे बड़ा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय स्थित है कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ से भी क्वेश्चन आएंगे डीएसएसबी में, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 14 सितंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र ने अपना मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में रखने का पक्ष में मत किया था, ये बात ध्यान रखनी है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, ये इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन है, तो इस सन 1951 से 56 तक। एक बार और बता दूं कि भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक चली थी, और मोदी गवर्नमेंट ने 2013 में जब सत्ता में आती है तो उसके बाद ये पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर देती है। और क्वेश्चन आता है कि पंचवर्षीय योजनाएं भारत ने कौन से देश से ली है? तो यूएसएसआर से ली है उस टाइम। अब वर्तमान में रशिया हो गया, पहले उस टाइम पे यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते थे, ठीक है, तो वहाँ से हमने पंचवर्षीय योजनाओं का सिद्धांत लिया था। मंडल आयोग का गठन किया गया था 1979 में, 1979 में मंडल आयोग, जो ओबीसी वर्ग को संरक्षण आरक्षण की बात करता है, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक मार्शल टिटो थे इनमें से, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू भी थे, टिटो भी थे, मार्शल टिटो, और एक घाना के भी थे, 2-3 नाम और हैं उनके। ये रहे ना ये क्वेश्चन। देखो 20 सितंबर 1961 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया, ठीक है। इन्होंने एक अलग गुट बनाया, ना तो हम साम्यवादी गुट में रहेंगे, ना ही हम पूंजीवादी गुट में रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे? द हेग में, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये बात ध्यान रखनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 5 सदस्य हैं इसके। संयुक्त सुरक्षा परिषद में परमानेंट जो मेंबर होते हैं 5 है। और एशिया महाद्वीप से कौन कौन से हैं? एक तो अपना कौन है फ्रेंड्स? चाइना, हमारा पड़ोसी ड्रैगन। एक है आपका रशिया। इसके अलावा आपका फ्रेंड्स ब्रिटेन है, और इंग्लैंड है, और यूएसए, सबसे बड़ी पावर जो है वर्ल्ड की, यूएसए। तो ये हैं शायद, ठीक है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, फ्रांस है ना, हाँ, ये मैंने क्या बोला था आपको? चाइना, रसिया, ब्रिटेन, यूएसए और इंग्लैंड। इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहते हैं, तो बिल्कुल सही बताया था, ये परमानेंट मेंबर है। और भारत का खिलाफ हमेशा कौन विपक्ष में वोट करता है? अमेरिका और चाइना, ठीक है, ये हमारे विपक्ष में वोट कर देते हैं, वरना हमारा कश्मीर कब तक हमारे पास वापस आ चुका होता। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? तो अनुच्छेद 109 से वित्त विधेयक। और वित्त विधेयक के बारे में एक और बात बता दूं आपको कि वित्त विधेयक ज़रूरी नहीं है कि वो राज्यसभा से पास हो ही हो, अगर वहाँ से पास ना भी हो ना तो वो पास कर दिया जाता है, ऐसा विधेयक है वित्त विधेयक। फाइनेंस बिल अनुच्छेद 109 में है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं कौन है? उपयुक्त में से कोई नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने ये लिखी थी, ठीक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। इन्होंने केसरी नामक एक पत्रिका लिखी थी जो कि मराठी में थी, और एक और चीज़ लिखी थी उन्होंने, वो बहुत ही फेमस थी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि किसके? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। सरदार भगत सिंह, ये तो बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा ना, 24-23 वर्ष में ये फांसी पे चढ़ गए थे सरदार भगत सिंह, ठीक है। और लेनिन की विचारधारा से प्रभावित थे लास्ट टाइम पे आपने। सुभाष चंद्र बोस ने ये पुस्तक लिखी थी इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। और भारत की आज़ादी के लिए कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा आगे जा सकता था ना फ्रेंड्स, उससे कई आगे गए थे, और वो व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, द बॉस। तो उस टाइम पे मैं तो आज के टाइम पे दंग रह जाता हूँ ये सोच समझ के भी कि उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस कैसे यहाँ से अफगानिस्तान गए, फिर वहाँ से उन्होंने कैसे प्लानिंग करी जर्मनी जाने की, फिर जर्मनी में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के लिए कैसे वहाँ के फौजों को जो बंदी थे उनको इंडिया के लिए इकट्ठा किया, फिर वहाँ से रंगून आए, सिंगापुर आए, फिर जापान से अपने जापान को अपने साथ मिलाया, सहयोग लिया, फिर भारत के लिए आज़ाद हिंद फौज तैयार कर दी। तो कितने बड़ा काम किया था इन्होंने।
कोई सोच भी नहीं सकता, वहाँ तक पहुँच गए थे ये, ठीक है। गुट निरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और एक और बात, इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। किसने? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। किसने कहा था पहली बार? किसने? सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, जब इन्होंने रंगून से 1942 में पहली बार भाषण दिया था रेडियो से कि ये आप आज़ाद हिंद फौज की वाणी सुन रहे हो, और अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने आज़ाद हिंद फौज तैयार कर दिया, और अब जल्द ही भारत को आज़ादी मिलेगी। तो इसमें उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को, और उनसे आज़ाद हिंद फौज के लिए आशीर्वाद मांगा था। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये बात भी फेमस है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल को, उसमें कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। दलितों के जो मसीहा कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और ड्राफ्ट का काम किया था इन्होंने, हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। 1932 में इन्होंने दलित वर्ग सभा की भी स्थापना करी थी, तो ये बात ध्यान रखनी है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। एक बार इन्होंने लगातार 64 घंटे तक पढ़ाई करी थी, 64 आवर तक इन्होंने लगातार पढ़ाई करी थी एक बार। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? कोफी अन्नान है, कोफी अन्नान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? तो इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा भारत में यही लगाया जाता है अभी तक, ठीक है। वर्तमान में मणिपुर में लग रहा है, ठीक है, मणिपुर में। आगे देखते हैं। तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए फ्रेंड्स।